नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में इंडियन इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया, जो कि हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इतना रेवेन्यू लाएगी कहाँ से। वैसे देखो, काफ़ी सारे टूल्स मौजूद हैं इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, और उन टूल्स को हम एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में कि सरकार इतने पैसों का जुगाड़ करेगी कैसे। सबसे पहले है प्राइवेटाइजेशन, मतलब हमारे जो पीएसयूज हैं उनको बेच दिया जाए, उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। इवन पिछले बजट से ही सरकार ने पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। प्रपोजल रखा सरकार ने। एयर इंडिया को तो बेचने की सरकार काफ़ी समय से कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी बीपीसीएल, टीएचडीसी, नैपको, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको भी बेचने के लिए सरकार ने प्रपोजल रिलीज कर दिया है। मतलब सरकार का प्लान है कि इन सब पीएसयूज को बेच दिया जाए। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर सरकार इन सब को बेचती है तो इससे 78,400 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं, और एयर इंडिया को बेचने से 1,05,00,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं। तो 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कम, लेकिन 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे। लेकिन सरकार यही नहीं रुकने वाली है। वित्त मंत्री ने एक नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी को अनाउंस किया। इस पॉलिसी के अनुसार सरकार पहले बताएगी कि कौन से पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं और कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आते हैं। तो जो पीएसयूज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आएंगे उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और जो पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आएंगे उनमें मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस की गई, और ज़्यादा डिटेल्स आनी बाकी हैं अभी इस पॉलिसी से संबंधित। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने वाली है। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन देखो करंट गवर्नमेंट के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया गया है, लेकिन फ़र्क इतना है, पहले जीएसटी से सरकार को जो कम रेवेन्यू हासिल होता था, उस रेवेन्यू की भरपाई करने के लिए पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जाता था, कुछ हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचती थी। लेकिन अब जो लक्ष्य होगा पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने का, उसका मकसद होगा फिस्कल डेफिसिट को कम करना, क्योंकि महामारी की सिचुएशन में सरकार को रेवेन्यू तो कम हासिल हुआ है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इंक्लूडिंग ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया है। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर सरकार ने कहीं से रेवेन्यू रेज नहीं किया। तो उसके लिए एक ये टूल है प्राइवेटाइजेशन। लेकिन दिक्कत ये है, प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको कोई बायर तो चाहिए ना। जो इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं वो तो अपनी खुद की कंपनीज को नहीं संभाल पा रही हैं, तो क्या वो नई जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे? क्या अभी की सिचुएशन में पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया भी जाता है तो उन पीएसयूज के उचित दाम मिलेंगे? ऐसा ना हो कि सरकार जल्दबाजी में अच्छे पीएसयूज को बेच दें और बहुत कम रेवेन्यू सरकार को हासिल हो। समझ गए? जैसे मजबूरी में कई बार कोई पर्सन चीज़ बेचता है तो वो जल्दबाजी में सस्ती बेच देता है, ऐसा ना हो सरकार भी ऐसा ही करे। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो हमारे देश में कुछ तो इंडस्ट्रियल लीडर्स ऐसे हैं, इशारा राइटर अंबानी, अदानी, इन लोगों की तरफ करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है इन पीएसयूज को खरीदने की। लेकिन बात वही है कि अगर देखो सब कुछ ये चुनिंदा कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हमारे देश में परचेज करने लगेंगे तो इस प्रकार से तो हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ेगा। इन इंडस्ट्रियल लीडर्स की पावर जो है और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, सरकार में इनकी इंटरफेरेंस जो है और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगी। क्या हम चाहते हैं हमारा देश में ऐसा हो? शायद नहीं। वैसे देखो, लास्ट में प्राइवेटाइजेशन में एक दिक्कत राइटर के द्वारा ये भी बताई जाती है
सामान्यतः आरोप ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में सरकार काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है। और अगर देखो कोई कंपनी जो पहले सरकारी हो अब प्राइवेटाइज हो चुकी है, उसमें तो बल्कि इंटरफेरेंस और भी ज़्यादा होगी। इसलिए भी सरकार जब कोई PSU बेचने की कोशिश करती है तो अच्छे बायर सरकार को इंडिया में नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने PSUs की बात की। इनको बेचना एक टूल है जिसकी सहायता से सरकार रेवेन्यू रेज कर सकती है। अब बात करें दूसरे सोर्स की। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पर। इससे सरकार को काफ़ी रेवेन्यू अभी फ़िलहाल हासिल हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें हैं यहाँ पर देखो। एक तो कब तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। खबरें ऐसी आ रही हैं सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच अब किसी प्रकार का समझौता हो सकता है, तो ऑयल की प्रोडक्शन जो है ये दोनों देश कम कर देंगे। ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। वैसे भी अब विभिन्न देशों में लॉकडाउन खत्म होने लगा है, तो ऑयल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो सरकार और ज़्यादा अगर एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज करेगी तो फिर एक तरफ वो सिचुएशन हो जाएगी, एक तरफ सरकार हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा हैं तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। तो मजबूरी में सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो फिर सरकार को इस सोर्स से रेवेन्यू कम हासिल होगा। समझ के इसके बाद एक सोर्स है रेवेन्यू रेज करने का एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब हमारे देश के बाहर के देशों से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया जाए। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। एक प्रॉब्लम जैसे ये है, एक्सटर्नल सोर्सेज से हम जब बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, तो जिस करेंसी में हमने उधार लिया है उसी करेंसी में हमें पैसा लौटाना पड़ता है। लेकिन बहुत बार उसी करेंसी में पैसा लौटाना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरा देखो, एक्सटर्नल बोरोइंग तब ठीक रहती है जब आप जो आपने बाहरी सोर्सेज से हमारे देश के बाहर इंस्टीट्यूशन से उधार लिया है और उस उधारी का इस्तेमाल करते हो देश की GDP को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा और उस रेवेन्यू की सहायता से सरकार एक्सटर्नल बोरोइंग को लौटा देगी। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा होता दिखता नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान देखो अब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे ही ये महामारी फैलनी स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहना स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों से कि प्लीज़ हमारा जो कर्ज है आप माफ़ कर दीजिए। चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये देश अब पाकिस्तान को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा चाइना ने काफ़ी सारे देशों के साथ किया है जो चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। तो इसलिए ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग का टूल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इवन एक नुकसान ये भी है कि रुपए की वैल्यू अब डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है और भी कम हो सकती है। तो जब हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं तो हमें रिलेटिवली अगर रुपए की वैल्यू फ्यूचर में और कम हो जाती है तो ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ता है। मतलब उधार कम लिया लेकिन रुपए की वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले में, देना ज़्यादा पड़ा वापस। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है, अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे भरे हुए हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। तो हमें इतने ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि फॉरेन करेंसी की कमी हो जाएगी हमारे देश में, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो जाएंगे 1990-91 की तरह। नहीं, वैसी सिचुएशन आज के समय में नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम ओवरसीज बोरोइंग पर रिलाई कर सकते हैं। कुल मिला के देखो, हमें इन सब सोर्सेज पे थोड़ा थोड़ा रिलाई करना होगा। सिर्फ एक सोर्स पर हम रिलाई नहीं कर सकते। रेवेन्यू को रेज करने के लिए थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन से पैसा आएगा, थोड़ा बहुत टैक्सेशन से, थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एड। वैसे भी इंडिया काफ़ी फंड रिसीव कर रहा है आज के समय में वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और जापानीज ODA भी। ODA का मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।